नमस्कार। कभी सोचा है जब हजारों लाखों लोग एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं तो होता क्या है। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही दमदार जन आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम लोग ही मिलकर बदलाव की एक मजबूत नींव रख देते हैं। तो एक सवाल, एक लोकतंत्र में जब लगने लगे कि सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रही, तो फिर क्या होता है? इसका जवाब हमें मिलता है सड़कों पर, नारों में और लोगों की जबरदस्त एकता में। और बस यहीं से जन्म होता है जन आंदोलनों का। तो ये जन आंदोलन आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में जब लोग अपनी मांगों को लेकर एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो एक आंदोलन बन जाता है। ये किसी भी लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। अपनी बात को सुनाने का और सिस्टम से जवाबदेही मांगने का एक तरीका। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं उन आंदोलनों से जो हमारी धरती, हमारे जंगलों और हमारी नदियों को बचाने के लिए लड़े गए। ये लड़ाई सीधे सीधे पर्यावरण को बचाने की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी सरकार जो बिजली, पानी और विकास के बड़े बड़े वादे कर रही थी, और दूसरी तरफ थे वो लोग जिन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं ये विकास उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके पूरे वजूद को ही न निगल जाए। 245 ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन 245 गांवों की कहानी है जिनके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजनाओं की वजह से डूब जाने का खतरा था। सोच कर देखिए, लाखों लोग अपने घर, अपने खेत, अपनी यादें, सब कुछ खोने की कगार पर थे। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। अब चलते हैं एक ऐसे आंदोलन की तरफ जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, चिपको आंदोलन। 70 के दशक की बात है। उत्तराखंड में जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहां की महिलाएं पेड़ों से लिपट गईं। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का और अहिंसा की ताकत का एक जबरदस्त सबूत था। इस आंदोलन का जो दिल था ना, वो इस एक मांग में बसता था। उनका साफ कहना था कि भाई जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का हक होना चाहिए, क्योंकि असली कीमत तो वही समझते हैं। ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ नहीं कहना नहीं सिखाते, बल्कि एक बेहतर कल का रास्ता भी दिखाते हैं। तो अभी तक हमने बात की पर्यावरण की लड़ाई की। अब रुख करते हैं उन लड़ाइयों का जो लड़ी गई इंसान के सम्मान और उसके हक के लिए। ये आंदोलन सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये दलित पैंथर्स के संघर्ष की कहानी बताती है। 1972 में महाराष्ट्र के कुछ पढ़े लिखे दलित नौजवानों ने फैसला किया कि सदियों से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ अब आवाज उठानी ही होगी। उनके सालों के संघर्ष और कुर्बानियों का ही नतीजा था कि 1989 में सरकार को झुकना पड़ा और एक सख्त कानून बनाना पड़ा। चलिए अब आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां ताड़ी मतलब लोकल शराब पूरे के पूरे गांव को अंदर से खोखला कर रही थी। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, परिवार कर्ज में डूब रहे थे और घरों में हिंसा आम बात हो गई थी। और इस पूरी तबाही का सबसे ज्यादा बोझ उठा रही थी वहां की महिलाएं। पता है, इस आंदोलन की चिंगारी कहां से भड़की? किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक साधारण सी साक्षरता क्लास से। जब महिलाएं पढ़ने लिखने के लिए जमा हुईं, तो उन्होंने एक दूसरे से अपना दर्द बांटना शुरू किया, और उसी दर्द से ताड़ी के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये लड़ाई सिर्फ शराब के खिलाफ नहीं थी, ये महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई भी थी। चलिए अब बात करते हैं रोटी रोजी की लड़ाई की और सरकार से हिसाब मांगने की जंग की। ये कहानी है किसानों और आम नागरिकों के अपने हक के लिए किए गए संघर्ष की। 80 के दशक में भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले लाखों किसान सड़कों पर थे, और उनकी मांगें बहुत सीधी सादी थीं। फसल का सही दाम मिले, बिजली सस्ती हो और कर्ज से छुटकारा मिले। ये सिर्फ मांगें नहीं थीं, ये उनके वजूद और उनके सम्मान की लड़ाई थी। ये कहानी तो कमाल की है। सोचिए, राजस्थान में कुछ मजदूरों ने बस इतना पूछा कि भाई हमें हमारा हिसाब किताब दिखा दो। इस छोटी सी मांग ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दे दिया जिसने पूरे देश का चेहरा बदल दिया। इसी आंदोलन की वजह से 2005 में हमें मिला सूचना का अधिकार, RTI, एक ऐसा कानून जो आज हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने की ताकत देता है। तो इन सारी कहानियों से, इन सारे संघर्षों से हम सीखते क्या हैं? इन आंदोलनों ने हमें क्या दिया और क्या इनसे कोई नुकसान भी हुआ? चलिए
अब जरा इसके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, जन आंदोलनों को लेकर ना हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र की जान है, ये सरकार को जगाए रखते हैं और उन लोगों को आवाज देते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें विकास में रुकावट और सिस्टम के लिए खतरा मानते हैं। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज के भारत में इन जन आंदोलनों की जगह क्या है? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम एक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। कभी कभी इतिहास में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। 1975 में भारत के लिए वो पल था इमरजेंसी। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये वो वक्त था जब भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अचानक एक रात में थमसा कैसे गया? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को देखना होगा जो इस तूफान की जमीन तैयार कर रही थीं। तो आज हम पूरे सफर को समझेंगे। पहले देखेंगे कि संकट की तैयारी कैसे हुई, फिर इमरजेंसी की घोषणा और उसके असर पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जनता ने चुनावों में क्या फैसला सुनाया, और फिर इमरजेंसी की जांच, और आखिर में भारतीय लोकतंत्र ने इससे क्या सबक सीखे। देखिए, इमरजेंसी कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो सालों से बन रहे एक दबाव का नतीजा था। देश की हालत एक प्रेशर कुकर जैसी हो गई थी, जिसका तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सरकार पर चारों तरफ से दबाव था। एक तरफ युद्ध और महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, दूसरी तरफ गुजरात और बिहार में छात्र भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इसी बीच एक जबरदस्त रेलवे हड़ताल ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी, और इन सब के ऊपर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर एक टकराव चल रहा था। ये सारी समस्याएं मिलकर एक बड़ा संकट बनती जा रही थीं। और इसी उथल-पुथल के माहौल में एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये पूरे सिस्टम को बदलने का एक आह्वान था। और उनके इस नारे ने पूरे बिखरे हुए विपक्ष को इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक साथ ला खड़ा किया। और फिर आया जून 1975। ये वो महीना था जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत के राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। बस अगले ही दिन 25 जून को जेपी नारायण ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। सरकार को ये लोकतंत्र पर खतरा लगा, और उसी रात आधी रात को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सवाल ये कि सरकार ने ये किया कैसे? इसका आधार था संविधान का आर्टिकल 352। ये आर्टिकल सरकार को आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी लगाने की ताकत देता था। ये शब्द आंतरिक गड़बड़ी बहुत ही अस्पष्ट था, और बस इसी एक लाइन के सहारे देश में लोकतंत्र के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। तो इमरजेंसी लग गई, और इसके साथ ही भारत की तस्वीर रातों रात बदल गई। लोकतंत्र के जो स्तंभ थे, उन्हें एक एक करके गिराया जाने लगा। सबसे पहली चोट पड़ी प्रेस की आज़ादी पर। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। मतलब अब कोई भी अखबार सरकार की इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं छाप सकता था। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों ने इसका विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला। जिस खबर को सेंसर किया जाता, उसकी जगह वो अपने अखबार में खाली छोड़ देते थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। हर तरह की हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। और तो और आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को भी बैन कर दिया गया। अब सरकार सिर्फ मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वो संविधान को ही बदलने चली थी। 1976 में 42वां संशोधन लाया गया। ये इतना बड़ा और व्यापक था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान तक कहा जाने लगा। तो इसमें था क्या? इसने संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, यानी चुनाव टल गए। इसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को अदालती जांच के दायरे से ही बाहर कर दिया। ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलना नहीं था, ये देश में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की एक कोशिश थी। 18 लंबे महीनों के बाद सरकार ने अचानक एक ऐलान किया, चुनाव होंगे। ये एक चौंकाने वाला फैसला था।
अब भारत की जनता को मौका मिला कि वो न सिर्फ एक सरकार बल्कि इमरजेंसी पर ही अपना फैसला सुनाए। ये एक मौका था। जेलों से नेता बाहर आए और जो विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था वो एक हो गया। जनता पार्टी के बैनर के तले सब एक साथ आए और उनका नारा बहुत सीधा और साफ था, लोकतंत्र बचाओ। ये नारा इमरजेंसी के 18 महीनों के खिलाफ जनता की आवाज बन गया। और नतीजा एक पॉलिटिकल भूकंप था। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, उसे सिर्फ 154 सीटें मिली और नई बनी जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 330 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदली थी। ये इमरजेंसी के खिलाफ एक साफ जनादेश था। नई सरकार सत्ता में आई और उनका पहला काम था ये पता लगाना कि आखिर ये सब हुआ क्या था। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में शाह कमीशन बनाया गया। शाह कमीशन की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखीं। रिपोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी लगाने का फैसला कैबिनेट का नहीं बल्कि अकेले प्रधानमंत्री का था। इसमें सत्ता के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए, जैसे अखबारों की बिजली काटना और गैर कानूनी गिरफ्तारियां। और एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि संजय गांधी जैसे लोग जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं था वो सरकार चला रहे थे। तो इमरजेंसी खत्म हुई, जांच भी हो गई, पर असली सवाल अब था, आगे क्या? ऐसा दोबारा कभी न हो इसके लिए क्या किया जाए? ये सिर्फ एक बुरे अध्याय का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। इसका सबसे बड़ा जवाब आया 44वें संशोधन के रूप में। याद है वो शब्द आंतरिक गड़बड़ी जिसके आधार पर इमरजेंसी लगी थी? उस शब्द को ही संविधान से हटा दिया गया और उसकी जगह एक बहुत सख्त शब्द लाया गया, सशस्त्र विद्रोह। यानी अब सिर्फ राजनीतिक विरोध या प्रदर्शन के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी। और भी कई सेफ्टी गार्ड्स लगाए गए। अब यह तय हुआ कि इमरजेंसी की सिफारिश पूरे कैबिनेट को लिखित में राष्ट्रपति को देनी होगी। कोई एक व्यक्ति ये फैसला नहीं ले सकता। सबसे जरूरी, जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और इस पूरे दौर के बाद हमारी न्यायपालिका भी नागरिकों के अधिकारों को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो गई। तो आखिर में इमरजेंसी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और ये आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में जब लोकतंत्र के सामने नई नई चुनौतियां हैं तो हमें उसकी रक्षा के लिए किन चीजों को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? कभी कभी ना बदलाव की सबसे बड़ी लहरें संसद से नहीं बल्कि सड़कों से, जंगलों से और गांवों से उठती हैं। तो आज हम भारत के उन्हीं जन आंदोलनों की कहानी को समझेंगे जहां आम लोगों की एक आवाज ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकारें जनता की नहीं सुनती तो लोग क्या करते हैं? क्या सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इकट्ठा होते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं और बदलाव के लिए एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत, जो किसी एक नेता से नहीं बल्कि लोगों की कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक कार्रवाई से आती है। और इसी को हम कहते हैं जन आंदोलन। मतलब जब लोग समूह या संगठन बनाकर अपनी मांगों के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का और उसे लगातार जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। चलिए शुरुआत करते हैं उन आंदोलनों से जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए खड़े हुए। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये संघर्ष सिर्फ पेड़ या नदियों का नहीं था। ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1973 का चिपको आंदोलन। सोचिए, उत्तराखंड के गांवों में वन विभाग ने वहां के लोगों को खेती के औजार बनाने के लिए पेड़ काटने से मना कर दिया और दूसरी तरफ खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी को वही पेड़ काटने की इजाजत दे दी। तो बस गांव की औरतें पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं। ये एक सीधी चुनौती थी और उनकी मांगें देखिए वो कितनी गहरी थीं। बात सिर्फ पेड़ बचाने की नहीं थी, वो असल में सवाल पूछ रहे थे कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी लोगों को क्यों मिले, जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों का कंट्रोल क्यों ना हो और विकास ऐसा क्यों हो जिससे पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचे। और इस आंदोलन का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? इतना जबरदस्त था कि सरकार को झुकना पड़ा और हिमालयी क्षेत्र में पेड़ काटने पर पूरे 15 साल के लिए रोक लगानी पड़ी। ये आम लोगों की एकता की एक शानदार जीत थी।
ऐसा ही एक और बहुत बड़ा संघर्ष था नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंझोले और करीब 300 छोटे बांध बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान रखा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी 245 गांवों के डूब जाने का खतरा, मतलब लाखों लोगों के बेघर होने का डर। यहाँ दो पक्ष बिल्कुल आमने सामने थे। सरकार का कहना था कि भाई ये बांध तो विकास के लिए, बिजली के लिए, पीने के पानी और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी हैं। वहीं आंदोलन करने वालों का तर्क था कि इससे बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान होगा। तो पर्यावरण के संघर्षों के साथ साथ भारत में सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी जोरदार आवाजें उठीं। ये वो आंदोलन थे जो किसी जमीन या जंगल के लिए नहीं, बल्कि इंसानी सम्मान और न्याय की मांग कर रहे थे। 1972 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया, दलित पैंथर्स। आजादी के इतने सालों बाद भी जब संविधान के वादे जमीन पर नहीं उतरे, तो इन युवाओं ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों और जाति आधारित भेदभाव का खुलकर विरोध करने का बीड़ा उठाया। और उनकी मांगें सिर्फ विरोध तक ही नहीं थीं। वो कह रहे थे कि आरक्षण और सामाजिक न्याय के जो कानून हैं वो सिर्फ कागज पर क्यों हैं, उन्हें जमीन पर लागू करो। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो था जाति प्रथा को ही जड़ से खत्म करना। फिर 1993 में आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ही अनोखा आंदोलन शुरू हुआ यूं कि नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव में एक लिटरेसी प्रोग्राम में शामिल होने वाली महिलाओं ने स्थानीय शराब, जिसे ताड़ी कहते हैं, उसकी बिक्री के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उनका नारा बहुत सीधा और असरदार था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। इन महिलाओं ने शराब को सिर्फ एक बुरी आदत की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे बढ़ते कर्ज, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं की जड़ माना। अच्छा, अब रुख करते हैं भारत के किसानों और मछुआरों की ओर। इन्होंने भी अपनी रोजी रोटी और अपने हक की लड़ाई के लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए। 1980 के दशक में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन यानी BKU एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में ये संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों और धरनों के लिए जाना जाता था। उनकी मांगें भी बिल्कुल साफ थीं। गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए, किसानों के कर्जे माफ हों, सही दाम पर बिजली मिले और किसानों के लिए पेंशन का भी इंतजाम हो। इसी तरह मछुआरों ने भी नेशनल फिश वर्कर्स फोरम यानी NFF के बैनर तले खुद को संगठित किया। उन्होंने सरकार की बॉटम ट्रॉलिंग जैसी नीतियों का जोरदार विरोध किया। इस नीति से बड़े बड़े कमर्शियल जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की इजाज़त मिल रही थी, जिससे छोटे मछुआरों की आजीविका पर सीधा संकट आ गया था। और 2002 में उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी की। अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने नागरिकों और सरकार के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये लड़ाई थी पारदर्शिता की लड़ाई। इसकी शुरुआत हुई 1990 में राजस्थान से, जहां कुछ मजदूरों ने प्रशासन से बस इतना मांगा कि उन्हें उनके वेतन और पेमेंट का रिकॉर्ड दिखाया जाए। ये छोटी सी मांग देखते देखते एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन गई और 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून के रूप में हमारे सामने आई। तो इन सभी आंदोलनों से हम सीखते क्या हैं, इनकी विरासत क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये आंदोलन हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखते हैं। देखिए, ये आंदोलन लोकतंत्र की जड़ों की तरह काम करते हैं। ये दलीय राजनीति की कमियों को सामने लाते हैं, उन मुद्दों पर रोशनी डालते हैं जिन्हें सरकारें अक्सर अनदेखा कर देती हैं, और सबसे जरूरी, ये हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी बात रखने का एक मंच देते हैं। कुल मिलाकर ये लोकतंत्र को सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि इसे लगातार मजबूत बनाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन आंदोलनों की आलोचना भी होती है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि रैलियों और हड़तालों से सरकारी कामकाज में रुकावट आती है, फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और लगातार आंदोलनों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है। और अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, आज के इस बदलते भारत में इन जन आंदोलनों की क्या भूमिका है? क्या वो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कल थे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब एक अकेली आवाज नाइंसाफी के खिलाफ उठती है तो क्या होता है?
और फिर सोचिए अगर हजारों नहीं लाखों आवाजें एक साथ गूंज उठें। आज हम भारत के उन जबरदस्त जन आंदोलनों की कहानियों में उतरेंगे जहां आम लोगों ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होते ही क्यों हैं? क्या होता है जब एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को ये लगने लगे कि भाई उनकी आवाज तो सुनी ही नहीं जा रही, कि उनकी तकलीफें कोई मायने ही नहीं रखती? तो इसका जवाब है जन आंदोलन। ये तब होता है जब लोग खामोश रहने से इनकार कर देते हैं, जब वो एकजुट होते हैं, संगठन बनाते हैं और बदलाव की जोरदार मांग करते हैं। सच कहें तो यही तो लोकतंत्र की असली धड़कन है, जो ये पक्का करती है कि असली ताकत जनता के ही हाथ में रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन आंदोलनों से जो भारत की जान, इसके जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़े गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस टकराव का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, एक तरफ सरकार थी जिसके लिए ये बांध विकास का, बिजली का, सिंचाई का प्रतीक था, लेकिन दूसरी तरफ थे वो हजारों स्थानीय लोग जिनके लिए इसका मतलब था कि उनके घर, उनके खेत, उनकी पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति सब हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगी। और ये डर कोई हवाई बात नहीं थी। नर्मदा परियोजना से करीब 245 गांव, सोचिए 245 गांवों का वजूद ही खत्म होने वाला था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये हजारों लोगों की यादें थीं, उनकी रोजी रोटी थी, उनका पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था। पर्यावरण को बचाने के संघर्ष की एक और जबरदस्त मिसाल है चिपको आंदोलन। 1970 के दशक में जब उत्तराखंड में एक कंपनी जंगल काटने आई तो वहां के स्थानीय महिलाओं ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया, अपने शरीर को ही एक ढाल बना लिया। लेकिन चिपको सिर्फ पेड़ बचाने की मुहिम से कहीं बढ़कर था। ये एक ऐलान था इस बुनियादी विचार का कि जो स्थानीय लोग हैं उनका अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन पर सीधा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये हक और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। पर्यावरण की लड़ाइयों के साथ साथ भारत में मान सम्मान और बुनियादी इंसानी हकों के लिए भी बहुत जोरदार आंदोलन हुए हैं। ये वो लड़ाइयाँ थीं जो सामाजिक नाइंसाफी और उस भेदभाव के खिलाफ थीं जो समाज की जड़ों में बहुत गहरे बैठा था। साल था 1972। महाराष्ट्र के पढ़े लिखे दलित नौजवानों ने दलित पैंथर्स नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दलितों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनका डटकर मुकाबला करना और आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से लागू करवाना। और उनके संघर्ष का एक बड़ा नतीजा निकला 1989 में, जब सरकार को अत्याचारों के खिलाफ एक ज्यादा सख्त कानून बनाना पड़ा। अब एक और जबरदस्त मिसाल देखते हैं, एक ऐसा आंदोलन जिसकी कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में थी। 1993 में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने शराबखोरी के जहरीले असर के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया। और इन महिलाओं के पास विरोध करने की हर एक वजह थी। ये जो शराब की लत थी वो गांवों की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही थी, परिवारों को कर्ज में डुबो रही थी और सबसे भयानक बात, इससे घरेलू हिंसा की आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं था, ये उनके वजूद को बचाने की लड़ाई बन गया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये सिर्फ ताड़े की बिक्री बंद करो कि नारे तक ही सीमित नहीं रहा, ये उससे कहीं आगे निकल गया। इसने महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया जहां घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न जैसे उन मुद्दों पर भी खुलकर बात होने लगी जिन पर अक्सर बस खामोशी ही छाई रहती थी। चलिए अब अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये हमें उन आंदोलनों तक ले जाता है जो आर्थिक हकों और सरकारी जवाबदेही के लिए लड़े गए, मतलब रोजी रोटी और पारदर्शिता की जंग। 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन यानी BKU एक बहुत बड़ी आवाज बनकर उभरी। उनकी मांगें एकदम साफ थीं, फसलों के बेहतर दाम मिलें, कर्ज माफी हो, बिजली सस्ती हो और किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो। ये सिर्फ कोई फौरी राहत की मांग नहीं थी, बल्कि ये आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। आज हम सब सूचना का अधिकार यानी RTI को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में राजस्थान के कुछ मजदूरों की एक बहुत ही सीधी सादी सी मांग से। और ये सफर सच में कमाल का है।
देखिए कैसे एक छोटा सा लोकल लेवल का विरोध एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कानून की वजह बन गया। कहानी बस इतनी थी कि मजदूरों ने अपने काम के पैसों का हिसाब मांगा, प्रशासन ने मना कर दिया और बस इसी इनकार ने एक आंदोलन को जन्म दे दिया। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और आखिरकार 2005 में आरटीआई कानून वजूद में आया। तो इन सभी दमदार कहानियों से हम सीखते क्या हैं? इन आंदोलनों ने भारत के लोकतंत्र पर आखिर क्या असर डाला है? चलिए समझते हैं। देखिए, जन आंदोलनों को लेकर हमेशा से ही दो तरह की राय रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हें लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व मानते हैं। उनका कहना है कि ये उन जरूरी मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इन विरोध प्रदर्शनों से देश में अस्थिरता पैदा होती है और सरकार के काम में रुकावट आती है। लेकिन जब हम इनके असर को जरा गौर से देखते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इन आंदोलनों ने उन समस्याओं पर रोशनी डाली जिन पर सालों से पर्दा पड़ा हुआ था। इन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को अपनी बात कहने की हिम्मत दी और आम नागरिकों में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई। कुल मिलाकर कहें तो इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि उसे और ज्यादा जिंदा दिल और सबकी भागीदारी वाला बनाया। तो हमने इतिहास को तो देख लिया, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आज के भारत में हमारे अपने दौर में जन आंदोलनों की क्या भूमिका है। इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया। चलिए आज बात करते हैं उन कहानियों की जहां भारत के आम लोगों ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाई और इतिहास बदल दिया। ये वो किस्से हैं जो दिखाते हैं कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो सारी कहानी शुरू होती है इसी सवाल से। सोचिए, किसी की बात सुनी नहीं जा रही, किसी की परेशानियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और जवाब है, जन आंदोलनों का जन्म होता है। जब लोग अपने हक के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो वो सिर्फ सरकार को चुनौती नहीं देते, बल्कि वो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को और मजबूत बना रहे होते हैं। ये वो पल होता है जब राजनीति लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और लोग मामलों को अपने हाथ में ले लेते हैं। इन आंदोलनों में से कई की शुरुआत तो पर्यावरण को बचाने से हुई, लेकिन ये सिर्फ पेड़ या नदियों को बचाने की बात नहीं थी। असल में ये लोगों के घरों, उनकी रोजी रोटी और उनके वजूद को बचाने की लड़ाई थी। 1970 के दशक की बात है। उत्तराखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब एक स्पोर्ट्स कंपनी को जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वहां की महिलाओं ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो पेड़ों से जाकर चिपक गईं। यही था चिपको आंदोलन, बिना किसी हिंसा के विरोध का एक जबरदस्त और हिम्मत वाला तरीका। पर देखिए, ये आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसा कि ये कोड बताता है, उनकी असली मांग ये थी कि पानी, जंगल और जमीन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर असल कंट्रोल वहां रहने वाले लोगों का होना चाहिए। ये अपने हक की, अपने फैसले खुद लेने की मांग थी। और रिसोर्सेज पर कंट्रोल की यही लड़ाई हमें एक और बहुत बड़े आंदोलन तक ले जाती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरकार ने नर्मदा नदी पर 300 से भी ज्यादा बांध बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट स्कीम थी, लेकिन इसी ने भारत के सबसे लंबे और सबसे विवादित आंदोलनों में से एक को जन्म दिया। ये स्लाइड इस पूरी लड़ाई की जड़ को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ सरकार थी जिसके लिए ये विकास था, बिजली, पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई। लेकिन दूसरी तरफ थे हजारों लोग जो उस घाटी में रहते थे। उनके लिए इसका मतलब सिर्फ एक था, विस्थापन। मतलब अपना घर, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, सब कुछ खो देना। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। और अगर इस लड़ाई के इंसानी पहलू को समझना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 245। इतने गांव इन बांधों के बनने से पानी में डूबने वाले थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों जिंदगियों और उजड़ते हुए घरों की कहानी है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं थे। कई बहुत ताकतवर आंदोलन समाज में फैली गहरी नाइंसाफी के खिलाफ और इंसान को मिलने वाले सम्मान के लिए लड़े गए थे। साल 1972 महाराष्ट्र में पढ़े लिखे दलित युवाओं की एक नई पीढ़ी ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने दलित पैंथर्स नाम का एक संगठन बनाया जो जाति के नाम पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए था। वो सिर्फ सुरक्षा नहीं मांग रहे थे,
बल्कि समाज में पूरी बराबरी का हक मांग रहे थे। और उनकी आवाज का असर हुआ, बिल्कुल हुआ। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, 1970 के दशक में जब उनके विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैले तो सरकार को आखिरकार सुनना पड़ा और 1989 में एक बहुत जरूरी कानून पास हुआ जिसमें दलितों के खिलाफ अत्याचार पर बहुत सख्त सजा का प्रावधान था। ये उनके लगातार संघर्ष की एक सीधी जीत थी। और फिर एक कहानी है आंध्र प्रदेश के ताड़ी विरोधी आंदोलन की। ये आंदोलन इसलिए खास है क्योंकि इसे किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि गांव की आम महिलाओं ने खुद शुरू किया था, जो एक बहुत बड़े सामाजिक संकट से जूझ रही थीं। ये स्लाइड दिखाती है कि हालत कितने खराब थे। ताड़ी यानी कच्ची शराब की वजह से गांवों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। परिवार कर्ज में डूब रहे थे, मर्द काम पर जाना बंद कर चुके थे और घरों में हिंसा बढ़ रही थी। इन महिलाओं ने तय किया कि वो चुपचाप अपने समाज को बिखरते हुए नहीं देख सकती। पर्यावरण और सामाजिक न्याय के अलावा एक और बहुत जरूरी लड़ाई थी रोजी रोटी और पारदर्शिता की, यानी कि सूचना के अधिकार की। ये वो चीजें हैं जो आज भी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए भारतीय किसान यूनियन यानी BKU की बात करते हैं। ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक बहुत ही मजबूत संगठन था। उनका तरीका सीधा लेकिन बहुत असरदार था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी रैलियां करना और सरकार पर सीधा दबाव बनाना। और उनकी मांगें एकदम साफ और सीधी थीं। वो सिर्फ बेहतर दाम नहीं मांग रहे थे, वो आर्थिक न्याय मांग रहे थे। गन्ने और गेहूं के लिए बेहतर सरकारी दाम, कर्ज माफी और किसानों के लिए पेंशन, ये सारी मांगें उनकी रोजी रोटी और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थीं। अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, लेकिन उसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। सूचना का अधिकार आंदोलन। इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान में एक बहुत ही मामूली सी मांग से हुई। कुछ मजदूरों ने सरकारी अफसरों से बस अपने पेमेंट का रिकॉर्ड मांगा। वो देखना चाहते थे कि उन्हें पूरी मजदूरी मिल भी रही है या नहीं, और उन्हें मना कर दिया गया। और बस उसी एक ना ने एक चिंगारी को आग बना दिया। ये स्लाइड उस पूरे सफर को दिखाती है। मजदूरी का हिसाब मांगने की एक छोटी सी कोशिश ने एक स्थानीय आंदोलन को जन्म दिया। वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और आखिरकार 2005 में ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून यानी RTI एक्ट पास हुआ। सरकारी पारदर्शिता की ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसकी शुरुआत कुछ मजदूरों के एक सीधे से सवाल से हुई थी। तो ये सारे अलग अलग आंदोलन, पेड़ों से चिपकती महिलाओं से लेकर अपना हक मांगते किसानों तक, ये सब हमें भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या सिखाते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातें समझते हैं। देखिए, इन आंदोलनों को लेकर हमेशा से दो तरह की राय रही है। जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं वो मानते हैं कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये उन लोगों को आवाज देते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर जो इनकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि इनसे देश का विकास रुकता है, सरकारी काम में रुकावट आती है और अस्थिरता फैलती है। लेकिन आखिर में शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि ये आंदोलन राजनीति में खाली छोड़ी गई जगहों को भरते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय के उन जरूरी मुद्दों को देश के सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर राजनीतिक पार्टियां नजरअंदाज कर देती हैं। ये याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि हर नागरिक की बात सुनना है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के इस तेजी से बदलते भारत में जन आंदोलनों की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की सेहत और उसके भविष्य के लिए बहुत अहम है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है, जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो आम लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज कैसे उठाते हैं? आज हम भारत के कुछ ऐसे ही पावरफुल जन आंदोलनों की कहानी जानेंगे जिन्होंने देश की किस्मत को ही एक नया आकार दे दिया। और ये सवाल भारत के इतिहास ने इसका सामना बार बार किया है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग चुप नहीं बैठते, वो एकजुट होते हैं, विरोध करते हैं और बदलाव की मांग करते हैं। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जन आंदोलन आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ सड़कों पर जमा हुई भीड़ नहीं है, ये तो एक जीते जागते, सांस लेते हुए लोकतंत्र का दिल है, उसकी धड़कन है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जन आंदोलन का मतलब सिर्फ इकट्ठा होना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक कॉमन मकसद के लिए मिलकर एक्शन लेना।
चाहे वो किसी अन्याय का विरोध हो, अपने हक की मांग हो या फिर पॉलिसीज में बदलाव लाना हो। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सबसे पावरफुल रूप है। और ये आंदोलन सिर्फ प्रोटेस्ट मार्चेस नहीं है, ये तो लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करते हैं, सरकार की मनमानी पर एक तरह से ब्रेक लगाते हैं और आम लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाते हैं। और हाँ, कभी-कभी तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इनसे नई पॉलिटिकल पार्टीज तक बन जाती हैं। अब ये आंदोलन भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से चलते हैं, जैसे कि तेलंगाना आंदोलन जो एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, और दूसरे वो होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आम लोग, स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स किसी प्रॉब्लम से तंग आकर खुद सड़कों पर उतर आते हैं। दलित पैंथर्स या ताड़ी विरोधी आंदोलन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे बड़े और जरूरी आंदोलनों की कहानियों में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं जंगल और जमीन के लिए हुई उन जबरदस्त लड़ाइयों से। बात है 1973 की, उत्तराखंड की। वहां एक अनबिलीवेबल आंदोलन शुरू हुआ ये कि सरकार ने गांव वालों को अपने औजारों के लिए पेड़ काटने से तो मना कर दिया, लेकिन एक स्पोर्ट्स कंपनी को वही पेड़ काटने की परमिशन दे दी। सोचिए, इस नाइंसाफी के जवाब में गांव की महिलाओं ने जो किया वो इतिहास बन गया। वो पेड़ों को बचाने के लिए सचमुच उनसे जाकर चिपक गईं। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट का असर इतना जबरदस्त हुआ कि सरकार को हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर पूरे 15 साल का बैन लगाना पड़ा। ये थी जनशक्ति की एक शानदार जीत। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ये एक ऐसी कहानी है जो विकास और विस्थापन के बीच की एक दिल दहला देने वाली बहस को सामने लाती है। एक तरफ थी सरकार जो बिजली और पानी का वादा कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ थे आंदोलनकारी जो ये कह रहे थे कि इस वादे की कीमत क्या होगी। कीमत होगी 245 गांव जो डूब जाएंगे, लाखों लोग जो बेघर हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण जिसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, पर्यावरण के मुद्दों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उन आंदोलनों पर फोकस करेंगे जो लड़े गए थे सोशल जस्टिस, सम्मान और बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए। साल था 1972। महाराष्ट्र में कुछ पढ़े लिखे दलित युवाओं ने एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दलित पैंथर्स, और उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, दलितों पर हो रहे अत्याचारों का मुकाबला करना और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ना। उनकी मांगें एकदम सीधी और साफ थीं। वो चाहते थे कि आरक्षण और सोशल जस्टिस के कानून सही से लागू हों, छुआछूत और हिंसा खत्म हो, और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जाति व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। अब आते हैं एक ऐसे आंदोलन पर जिसका नारा जितना सिंपल था उतना ही पावरफुल। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने एक आवाज में कहा, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये शराबखोरी के खिलाफ एक विद्रोह था, एक ऐसी लत जो अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर रही थी। और पता है ये आंदोलन शुरू कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश में एक अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम से। वहां जब महिलाएं इकट्ठा हुईं तो उन्होंने शराब की लत से अपने परिवारों पर जो कहर बरपा रहा था उसके बारे में बात करनी शुरू की। घर का कर्ज तो बढ़ ही रहा था, पर साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस भी एक भयानक सच बन चुका था। तो अब हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इकोनॉमिक राइट्स की और सरकार से जानकारी पाने के एक आम नागरिक के अधिकार के लिए हुए बड़े संघर्षों की। 1980 का दशक था। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के झंडे तले एकजुट हुए और अपनी आवाज बुलंद की। उनकी मांगें सीधे उनकी रोटी रोजी और वजूद से जुड़ी थीं। फसलों के बेहतर दाम, कर्ज माफी, सस्ती बिजली और बुढ़ापे के लिए पेंशन। और ये कहानी ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी मांग एक नेशनल लॉ बन सकती है। सोचिए, 1990s में राजस्थान के कुछ मजदूरों ने बस अपनी मजदूरी का रिकॉर्ड मांगा था, बस इतना ही। लेकिन जब उन्हें मना कर दिया गया तो एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो सालों तक चला और आखिरकार 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट पास हुआ। तो इन सभी पावरफुल आंदोलनों की कहानियों से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब इनके असर और इनसे उठने वाले कुछ बड़े सवालों पर गौर करते हैं। इन आंदोलनों की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो बहुत गहरी है। इन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुन रहा था। इन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया, ऐसे मुद्दों को नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाया जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं था, और हां, अक्सर पार्टी पॉलिटिक्स की खामियों को भी सबके सामने लाकर रख दिया।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन आंदोलनों की आलोचना भी होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सरकारी काम में रुकावट डालते हैं, डेवलपमेंट को स्लो करते हैं। वहीं सपोर्टर्स का तर्क है कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं और कई बार अपनी बात रखने का ये आखिरी रास्ता ही बचता है। तो सवाल ये है कि कौन सही है? और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं, जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। क्या ये जन आंदोलन एक डेमोक्रेसी की नाकामी का साइन है, या असल में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है?